तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उन 5 खास शब्दों को समझने जा रहे हैं, वो 5 आइडिया जो दौलत बनाने वालों को सिर्फ वेतन कमाने वालों से अलग करते हैं। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच की बात है। ये स्लाइड पैसे को एक अलग ही नजरिए से देखती है, एक विदेशी भाषा की तरह। जरा सोचिए कि कोई ऐसे कमरे में है जहां हर कोई एक ऐसी भाषा बोल रहा है जो किसी को समझ नहीं आती। ये तो महसूस हो जाएगा कि कुछ बहुत जरूरी बात हो रही है, लेकिन उस बातचीत का हिस्सा बनना नामुमकिन है। दौलत के साथ भी सच कहूं तो कुछ ऐसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा एक भाषा है तो इसकी शब्दावली क्या है? वो कौन से शब्द हैं जो सिर्फ गुजारा करने और एक पूरा साम्राज्य बनाने के बीच का फर्क पैदा करते हैं? आज हम इसी को जानने वाले हैं। तो आज के इस बातचीत में हम 5 अहम आइडियाज को समझेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआत एक सीक्रेट भाषा से करेंगे, फिर ऑनरशिप, ग्रोथ की बात होगी और आखिर में देखेंगे कि एक ऐसी मशीन कैसे बनाई जाए जो अपने आप चलती रहे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग पैसों की तंगी में इसलिए नहीं रहते कि वो मेहनत नहीं करते। वो संघर्ष करते हैं क्योंकि वो एक पुरानी या कह लें कि गलत फाइनेंशियल डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबको बचपन से वेतन, बचत, बजट जैसे शब्द सिखाए जाते हैं और हाँ, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोग दौलत बनाते हैं वो पूरी तरह से एक अलग शब्दावली के साथ काम करते हैं। वो सिर्फ दौलत का संगीत सुनते नहीं हैं, वो उस संगीत को बनाने वाले वाद्य यंत्र बजाते हैं। और यहीं से आता है हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी शब्द, इक्विटी। ये सिर्फ कमाने की सोच से निकलकर मालिक बनने की सोच की तरफ एक बड़ा बदलाव है, और यही वो सबसे जरूरी बदलाव है जो कोई भी कर सकता है। इक्विटी का मतलब क्या है? ये बस एक सीधे से सवाल का जवाब है। ये जो मशीन चल रही है, इसका कौन सा हिस्सा किसी का अपना है? जब किसी सिस्टम का एक हिस्सा किसी का अपना होता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा होता, वो असल में वैल्यू बना रहा होता है। सैलरी, वो तो सीधा साधा हिसाब है। समय दिया, पैसा मिला, बस लेन देन खत्म। लेकिन इक्विटी एक संपत्ति है, उस सिस्टम का एक हिस्सा। यही वजह है कि गूगल या एप्पल के शुरुआती कर्मचारी करोड़पति बन गए। ये उनकी सैलरी की वजह से नहीं हुआ, ये उनकी इक्विटी की वजह से हुआ। जैसे जैसे सिस्टम की कीमत बढ़ी, वैसे वैसे उनकी दौलत भी बढ़ती चली गई। अच्छा, तो अब हमारे पास इक्विटी की नींव तो है, अब इस पर इमारत कैसे खड़ी करें? यहीं पर आते हैं 2 जबरदस्त मल्टीप्लायर्स, लीवरेज और कंपाउंडिंग। ये समझ लीजिए कि ये हमारे फाइनेंशियल गुणक हैं। लीवरेज का सीधा सा मतलब है कम मेहनत से बड़ा नतीजा पाना। इसके बिना हर कोई दिन के 24 घंटों में बंधा हुआ है। लेकिन लीवरेज के साथ, चाहे वो पैसों का हो, टेक्नोलॉजी का या लोगों का, आउटपुट हमारी मेहनत से कई ज्यादा हो जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, रियल एस्टेट। मान लीजिए कि कोई एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी जेब से $1,00,000 लगाता है, लेकिन बाकी पैसों के लिए वो बैंक से लोन लेता है, जिससे वो $5,00,000 की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर पाता है। यही है फाइनेंशियल लीवरेज, अपने पैसे की पहुंच को कई गुना बढ़ा लेना। अब देखिए असली खेल। अगर प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 10% बढ़ती है तो पूरे $50,000 का फायदा हुआ। ये लगाए हुए नकद पर सीधा 50% का रिटर्न है। एक छोटी सी कोशिश से एक बहुत बड़ा नतीजा। यही है लीवरेज का कमाल। अगला मल्टीप्लायर है कंपाउंडिंग, जिसे अक्सर दौलत का चीट कोड भी कहा जाता है। ये वो प्रोसेस है जहां आपका कमाया हुआ रिटर्न खुद नया रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बर्फ का गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो और हर पल बड़ा होता जाए। हाँ, शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है। $100 लगाए 10 मिले, अगले साल 11 मिले, लगता है कि क्या ही फर्क पड़ रहा है ना? लेकिन कई दशकों में ये ग्रोथ एक सीधी लाइन से एक ऐसी कर्व में बदल जाती है जो लगभग सीधा ऊपर की ओर जाती है। इसीलिए तो वॉरेन बफे ने अपनी 90% दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई। उन्होंने बस उस मशीन को लंबे समय तक चलने दिया। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन खराब बाजार नहीं, बल्कि बेसब्र होना है। ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को बीच में ही रोक देते हैं, ये समझे बिना कि वो उस मशीन को बंद कर रहे हैं जो उन्हें आने वाले कल में अमीर बना सकती थी। तो ठीक है, हमारे पास ओनरशिप है, यानी इक्विटी। उसे बड़ा करने के लिए मल्टीप्लायर्स भी हैं, लीवरेज और कंपाउंडिंग। पर इस मशीन को चलाएगा कौन? इसे चाहिए एक इंजन, और वो इंजन है कैश फ्लो और स्केल। कैश फ्लो शायद फाइनेंस की दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे जमीनी शब्द है। ये सिर्फ इस सवाल का जवाब देता है, क्या ये चीज नियमित रूप से पैसा देती है?
कई लोग सिर्फ संपत्ति खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉक सर्टिफिकेट से रात का खाना नहीं खरीदा जा सकता। असली दौलत तब बनती है जब किसी की संपत्ति अपने मूल्य को खर्च करने लायक इनकम में बदल देती है, जैसे स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, रियल एस्टेट से आने वाला किराया या फिर किसी क्रिएटिव काम से मिलने वाली रॉयल्टी। जब संपत्तियों से आने वाला कैश फ्लो हमारे रहने के खर्चों को पूरा करने लगता है तो मेहनत पर निर्भरता खत्म हो जाती है। और आखिर में आता है स्केल। लोग अक्सर इसे सिर्फ बड़ा होने से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं। विस्तार का मतलब है कि खर्चे भी कमाई के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन स्केलिंग तब होती है जब कमाई तो आसमान छू रही हो पर खर्चे ज्यादा ना बढ़ें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में सोचिए जो एक बार कोड लिखता है और उसे बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। उसे कहते हैं स्केल। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट अलग अलग आइडिया नहीं हैं, ये एक ही दौलत बनाने वाली मशीन के आपस में जुड़े हुए गियर्स हैं। शुरुआत होती है इक्विटी से, वो नींव जिसका मालिकाना हक किसी के पास है। फिर उसे बढ़ाने के लिए लिवरेज और कंपाउंडिंग का इस्तेमाल होता है। वो मशीन कैश फ्लो पैदा करती है जो उसका ईंधन है, और फिर उसे स्केल करने के लिए ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो लाखों लोगों तक पहुंच सके। तो असल बात बस इतनी सी है। असली फर्क किसी और की मशीन में एक पुर्जा बनकर काम करने और खुद एक मशीन का मालिक होने के बीच है। ये सिर्फ शब्दों के एक सेट से दूसरे सेट पर जाने का फर्क है। तो आखिर में दौलत कोई जादू या रहस्य नहीं है जिससे सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए रखा गया हो। ये एक भाषा है जिसके अपने नियम हैं, अपनी शब्दावली है, और सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब इसे सीखने के लिए तैयार